चैप्टर 32। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर शिवा बाहर निकाल गया। वही कबीर दादी को काव्य से मिलने के नियम बताने में लगा हुआ था। देखिए, काव्य की हेल्थ ठीक नहीं है, वह बहुत ज़्यादा इमोशनल तनाव नहीं खेल सकती। आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि वह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। साथ ही वह न तो ज़्यादा ठंडे में रुक सकती है और न ही ज़्यादा गर्म में। वो मैं नर्स से कहकर एडजस्ट करवा दूंगा और इस कमरे में बदबू कभी ध्यान रखना होगा। और एक और बात, इससे पहले कि वह अपनी बात को पूरी कर पाता किया कि दादी ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हें वह सब बहुत अच्छी तरीके से याद है क्या? तुम्हें याद है कि तुम्हारी सगी बहन को खाने में क्या पसंद है? कबीर ठीक गया, उसकी नज़र सिया पर पड़ी। उसके दिमाग में वह नज़रें घूमने लगे जब उसने सिया के साथ एक ही टेबल पर खाना खाया था। डाइनिंग टेबल पर हमेशा वे सभी डिशेज होती जो काव्य को पसंद थी। वह काव्य की पसंद की कम से कम 7 या 8 चीज़ों के बारे में बता सकता था, लेकिन सिया के लिए उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। उसने जवाब के लिए अपना दिमाग कई बार लगाया, फिर आप जीत तरीके से कहा, वह बहुत ज़्यादा पसंद नापसंद नहीं करती है, वह कुछ भी खा लेती है। जिस पल उसने ये कहा उसे भी लगा कि वह कितना गलत बोल रहा है। सबकी पसंद नापसंद होती है। जहाँ तक इस याद है, सिया ने कभी नहीं बताया था कि उसे क्या पसंद नापसंद है। खुद को दोषी महसूस करते हुए दादी ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की, ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसमें भी सिया की गलती है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। सिया ने कभी बताया ही नहीं, तो हम कैसे जानते कि उसे क्या पसंद है? हम उसका मन तो नहीं पढ़ सकते। ये कहते हुए वो सिया से नज़रें चुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था वह गलत है। वो इधर उधर दिखाते हुए उसे कमरे से बाहर निकल गया, जैसे शिवान ने किया था। अब केवल उसे कमरे में शिया और उसकी दादी ही रह गई थी। दादी ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। वह काफ़ी देर तक चुप रही। उन्हें समझ आ गया था मल्होत्रा परिवार में उनकी जान से प्यारी पोती का जीवन कैसा था। यहाँ तक कि एक माँ जो वमुश्किल परवाह करती थी, वह भी कम से कम 1 या 2 चीज़ जानती होगी जो उनके बच्चे को पसंद है। फिर भी सिया तो मल्होत्रा परिवार का अपना खून थी, पर उन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं था। उसका दिल दर्द से भर गया। सिया ने अपनी दादी की आंखों से आंसुओं को पहुँचते हुए कहा, दादी, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं ठीक हूँ। एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम एक छोटा सा घर खरीद लेंगे और साथ रहेंगे, सिर्फ हम दोनों। कैसा रहेगा? सिया की बात सुनकर दादी ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, हम साथ रहेंगे। ये कहते हुए उन्हें अपने अंदर भारीपन महसूस हो रहा था। वह अपनी कंडीशन अच्छे से जानती थी। कितनी भी अच्छा ट्रीटमेंट क्यों न मिल जाए, वह ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह पाएंगे। अगर वो सिया के साथ और ज़्यादा रहना नहीं चाहती होती तो वो अब तक कब की जा चुकी होती। जब मल्होत्रा परिवार के पास सिया चली गई थी तो उन्होंने कहा कि सांस ली थी। उन्होंने सोचा कम से कम अब सिया के पास अपने होंगे, लेकिन जो उसके साथ हुआ उसे देखते हुए वह अब सोचने की हिम्मत नहीं कर सकती थी कि उनके जाने के बाद सिया का क्या होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देंगी। हॉस्पिटल से बाहर काव्या ने जब कबीर और शिवान को देखा तो पूछा, तुम दोनों ने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? जिस पर शिव ने कहा, सिया की दादी अंदर है। सिया की दादी का जिक्र होते ही काव्य के चेहरे के भाव बदल गए। वह जिसकी जाहिर तौर पर असहज दिख रही थी, शिवान ने ये देख लिए और उसे यहाँ बुलाने के फैसले पर पछतावा महसूस किया। उसने कबीर से कहा, कबीर भाई रहने देते हैं ना? जिसे सुन कबीर ना कहा और काव्या की ओर देखते हुए कहा, हमें तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तुम उसकी दादी को मना लो तो वह घर आ जाएगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएंगे, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है।
लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है, कभी नहीं। उसके सिर पर प्यार से थपथपाया, ठीक वैसे ही जैसे वह हमेशा करता था। काव्या ने जब कबीर के आखिरी शब्द सुने तो उसे राहत महसूस हुई। उसने धीमे से कहा, मैं उनसे मिलने जाऊंगी, वह मेरी भी तो दादी है और तुम दोनों की तो मेरे साथ हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मेरी बहन को ये घर ला सकता है तो मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। कबीर ने आह भरी, काव्या तुम हमेशा इतनी समझदार रही हो, अगर सिया को तुम्हारी आधी समझ होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी मुझे लगता है कि उसे छोड़ देना चाहिए। काव्या ने जल्दी से उसकी बाह पकड़ ली और कहा, कबीर भाई ऐसा मत कहो, मैं हमारी बहन है। हाँ, तभी मैं उसे इतने लंबे समय से बर्दाश्त कर रहा हूँ, चलो अंदर चलते हैं। ये कहते हुए कबीर ने काव्या का हाथ पकड़ा और तीनों वार्ड के अंदर दाखिल हो गए। काव्या की नज़र सिया पर पड़ी, जो शांति से अपनी दादी के लिए फल कट रही थी। व्हीलचेयर पर बैठी बूढ़ी महिला की और मुंडे से पहले उसकी आंखों में घृणा की एक झलक उभरी। वह इस औरत से अपरिचित नहीं थी, उसने बहुत पहले ही मोहन के परिवार की सारी डिटेल्स निकलवा ली थी। जब उसे पहली बार उनके बारे में पता चला तो वह लगभग टूट गई थी। वह यह एक्सेप्ट नहीं कर सकी कि उसके असली माता पिता वे लोग थे, एक हुए का आदि पिता और दूसरी एक कमजोर माँ और एक विकलांग दादी। अब वह मल्होत्रा परिवार को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। उनका मोहन के परिवार से कोई लेना देना नहीं था, उसने कोई भी रिलेशन एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। वह मल्होत्रा परिवार की बेटी थी। मैम, काव्या दादी बोलने में झिझक रही थी। वह इस महिला को दादी खाने के लायक नहीं समझती थी। उसकी असली दादी अमीर और रेपुटेड महिला थी। सिया को अपनी दादी की आंखों में निराश दिखाई दी। उसने अपनी बहुएं सिकुड़ी और ठंडा आवाज में कहा, काव्य क्या तुम भूल गई हो, तुम मोहन और कीर्ति की बेटी हो। जैसी ही सिया ने ये कहा, काव्य पीछे हट गई और कबीर के पीछे जाकर छुप गई। कबीर तुरंत एक्टिव हो गया और सिया से बोला, तुम उसे क्यों डरा रही हो। लेकिन जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले उसने सिया की आंखों में देखा और महसूस किया सिया ने कुछ भी गलत नहीं कहा, उसने तो केवल सच बोला था। लेकिन वो आदत से मजबूर था, जब भी वह काव्य का डरा हुआ देखा तो तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए बिना सोचे समझे सिया को डांट देता था। एक मिनट, क्या मैंने पहले भी सिया को इस तरह डांटा है? उसे याद नहीं आया। हाँ, हुआ होगा कई बार, क्योंकि काव्य बहुत डरपोक थी, उसे हमेशा की जरूरत होती थी। कबीर ने सोचा। वहीं कबीर का स्पष्ट पक्षपात देखकर दादी का दिल और भी ज्यादा दुखी हुआ। उन्होंने सिया का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मल्होत्रा परिवार हमारी बहुत से बाहर है, मैं उसे कुछ भी बुलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन कुछ बातें अभी भी कहने की जरूरत है। तुम मुझे स्वीकार करो ना करो, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल जाती। काव्या, तुम मेरी पोती हो, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या नहीं। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि तुम मेरी पोती हो। ये सुनकर काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोलने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवानी ने उसे रोक दिया। बस बहुत हो गया मैम। तब दादी ने एक फीकी हंसी देते हुए कहा, तुम सब ने मेरी सिया को बहुत परेशान किया है। क्या तुम में से कभी किसी ने पूछा है वह कैसा महसूस करती है? क्या उसे दर्द होता है कि साथ कभी भी एक सगी बहन की तरह व्यवहार किया है? अगर नहीं तो उसे यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारे यह मल्होत्रा परिवार के लिए कुछ करेगी। वह तुम्हारी कोई एहसानमंद नहीं है। उसके माता पिता ने उसे जीवन दिया और उसकी कीमत उसमें 3 साल जेल में रहकर चुका है। वह एहसान चुका दिया है। उसे फिर कभी इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, और खासकर तुम। दादी ने काव्या की ओर अपनी कड़ी नज़र से देखते हुए कहा, वह कभी भी तुम्हारी एहसानमंद नहीं थी, यह तुमको जो उसके एहसानमंद हो।
हमारा पूरा परिवार उसका एहसानमंद है। सिया वो कर रही है जो तुम्हें करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद तीनों भाई बहन हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। तीनों का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। पहली बार वह सभी खुद में अशांत महसूस कर रहे थे। कबीर और शिवान ने पहली बार काव्य पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि दादी ने कुछ गलत कहा हो। उनके दिमाग में सिया को अपने पीछे छुपाए बुरी औरत की छवि घूम रही थी। वह इमेज कबीर और शिवान को बहुत ज्यादा भावुक कर रही थी। उन्होंने पहले कभी सिया को इस तरह से नहीं बचाया था। वो बड़ी महिला से सिया का रियलिटी में कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वह सिया को इस तरह प्रोटेक्ट कर रही थी, और वह जो खुद को उसका परिवार कहते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। कबीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जल्द से जल्द उन डॉक्टरों से यहाँ आने की रिक्वेस्ट करूँगा। तभी शिवान ने कहा, हाँ मैंने भी लैब तैयार कर दी है, मैं उसे कल वहाँ ले जाऊंगा, पहले वापस चलते हैं। बोलने के बाद कबीर ने काव्य की तरफ देखा। तब जाकर उन लोगों ने नोटिस किया कि काव्य कितनी पीली दिख रही थी और उसके भीतर एक जलन उमड़ रही थी। पहली बार उसे अपनी बहन के प्रति नाराजगी का एहसास हुआ। अगर वह लोग काव्य को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते तो शायद सिया को इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। वह लोग कभी उसे नज़रअंदाज करते ही नहीं। उन दोनों ने अपनी नज़रें टाइम और अपनी कर में बैठ गए। सिया ने दादी को कसकर पकड़ लिया। वो रोई नहीं, लेकिन आंखें बिल्कुल लाल दिख रही थी। आज दादी ने उसके दिल को बहुत राहत दी थी और एहसास दिलाया था इस दुनिया में बिल्कुल अकेली नहीं है, और वह उससे कितना प्यार करती है। इससे उसको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि वह जल्द से जल्द अपनी रिसर्च पूरी करेगी और दवा विकसित करेगी। उसने दादी का हाथ छोड़ और कहा, दादी चिंता मत करो, आपसे सब ठीक होगा, मुझ पर विश्वास रखो। दादी ने उसका हाथ थपथपाया और कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवनसाथी खोजने की कोशिश करूंगी जो मेरे बाद तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। जब मैं बोल रही थी वह पहले से ही अपने दिल में प्लान बना रही थी। दादी की बातों को सुनकर और अच्छे मूड में देखकर सिया को राहत महसूस हुई। वह कुछ और बातें किया। उसके बाद सिया जाने के लिए खड़ी हो गई। उसे अपना माथा छुआ तो वह गर्म हो रखा था। चूंकि वह पहले से ही हॉस्पिटल में थी तो खुद के लिए दवा लेने का फैसला किया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वह दादी के डॉक्टर के वन की ओर चली गई। डॉक्टर से मिलने के बाद सिया अस्पताल से बाहर निकल गई। उसके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थी जिन्हें वह कसकर पकड़ी हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार दादी की बॉडी में कैंसर सेल्स बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उनके कुछ भी फील करने की शक्ति खत्म हो गई थी। सीएफ पहुंच गई और एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करती रही और उनका डाटा रिकॉर्ड करती रही जब तक कि लैब का दरवाजा नहीं खुला और शौर्य अंदर नहीं आया। क्या तुम खुद से मारना चाहती हो? एक्चुअली शौर्य को लैब के सुपरवाइजर ने ही बुलाया था। सिया शौर्य की बातों का कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले उसकी आंखें धुंधली हो गई और सब कुछ काला हो गया। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल के एक बेड पर लेटी हुई थी। जैसे ही उसे होश आया तभी उसे एक ठंडी आवाज सुनाई थी जिससे सिया हम गई। तुम्हें होश आ गया? सिया की नज़र सोफे पर गई जहां शौर्य बैठा था। सर झुकाए, हाथ में फ़ोन, उंगलियां तेजी से चल रही थी। ऐसा लग रहा था वो फ़ोन में कोई गेम खेल रहा था और वह हार गया। उसने गुस्से में फ़ोन टेबल पर रख दिया। अब क्या होगा सिया के साथ जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड, और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।